नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। देश भर में एक बार फिर परिसीमन कराए जाने की तैयारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस परिसीमन को दक्षिणी राज्यों के सिर पर लटकती तलवार करार दिया है। उन्होंने सभी दक्षिण के राज्यों से केंद्र के इस फैसले का विरोध करने की बात कही है। हालांकि अमित शाह ने स्टालिन के तमाम दावों की हवा निकाल दी। शाह ने कहा कि परिसीमन से सीटों की संख्या में कमी नहीं होगी। इधर बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी एक के बाद एक कई राज्यों में जीत हासिल करने के बाद अब बिहार में एक्टिव हो चुकी है और इस बीच नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। सिर्फ बीजेपी कोटे से 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिससे बीजेपी का दबदबा बिहार में नीतीश सरकार में और ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्यों तमिलनाडु में परिसीमन पर मचा है बवाल, कैसे बिहार में बीजेपी का बढ़ रहा है दबदबा, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, परिसीमन पर दक्षिण में इतना बवाल क्यों? देखिए, दक्षिण में इसलिए बवाल मच रहा है क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारी भविष्य की राजनीति किस ओर जाएगी। जी, 2-3 चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है। ये डीएमके, ये जो द्रविडियन राजनीति जो हो रही थी, धीरे धीरे इतिहास के नए आयाम जब खुले हैं तो ये द्रविड़ नाम का चिड़िया वो गायब हो गया। जी, आप देखिए, कभी कभी बोलते बोलते ये भी बोल जाते हैं अज्ञानतावश खड़गे साहब कि हम द्रविड़ हैं, है ना, और बाकी सब आर्य है। तो किसी जमाने में ये सब थ्योरीज होती थी। धीरे 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 सो देयर इज अ राइज ऑफ हिंदुत्व। जब इतिहास में जो लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि जो चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, जो चीज सरस्वती वैली सिविलाइजेशन में था, वही सब कुछ तमिलनाडु में भी मिल रहा है। वो कोई अलग नहीं, दोनों एक है। बकायदा डीएनए स्टडीज आ रही हैं। अभी कैसे आकर के बोल गया भाई इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को करें कि मैं अभी रिसेंटली मैंने अपना डीएनए ये करवाया था तो मालूम चला कि मैं तो इंडियन डिसिडेंट का हूं, है ना। दुनिया का सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो ये तो मामला ये है। तो एक तो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन ये मैंने बस बैकग्राउंड में दे दिया। ये परिसीमन क्यों जरूरत है और क्यों इस करवाना है। अरे भाई, इतना बड़ा पार्लियामेंट बना है, अभी बाबा भीमराव अंबेडकर याद नहीं आ रहे कि जो उस समय जो सीटें तय की गई थी मोटा मोटी इस चीज के ऊपर कि हर 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा। हर 10 लाख के ऊपर जनसंख्या बढ़ गई तो डेमोक्रेसी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का भी संख्या बढ़ेगा। तो ये तो उसी दिन तय हो गया था। और ये कई सारे कमिटीज, इवन कांग्रेस की सरकार के दौरान ये प्रपोजल सब आया कि भाई बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज इतने बड़े हैं कि उसको एक आदमी उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो संख्या बढ़ाने की बात हुई और जो पार्लियामेंट बना है, लोकसभा में 900 सीटें हैं, 1000 लोग घुस के रह सकते हैं। किस लिए बनाया गया? क्योंकि जनसंख्या के मुताबिक, और ये जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो संख्या के मुताबिक, जनसंख्या के मुताबिक होगा। तो जनसंख्या के मुताबिक परिसीमन ढंग से फिर से होगा तो क्या होगा? संख्या तो गंजेटिक प्लेन में है, तो यूपी, बिहार, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उसकी संख्या बढ़ेगी। उस प्रोपोर्शन में जो संख्या बढ़ेगी साउथ की, वो प्रोपोर्शन उनका कम होगा। तो ये अभी जो 36-36 सीट जीत करके वो जो हवाबाजी करते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरी चीज, इनको हर चीज में विरोध करना है। तो कभी लैंग्वेज, अभी देखिए एक नया चल गया, ये द्रविड़ खत्म हो गया, ये अपर कास्ट लोअर कास्ट खत्म हो गया। तो अभी एक नया तमाशा वहां शुरू हुआ है हिंदी को लेकर के, है ना, हिंदी को लेकर के। तो ये डिविसिव पॉलिटिक्स करने वालों का अंत होना जो है वो शुरू हो गया। और इसलिए अमित शाह वहां पे गए, डंके की चोट पे कहा
कि भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ होगा वो पूरे देश में लागू होगा। और कार्यकर्ताओं को यह भी कहा है कि भाई जम के लड़ो। पिछले बार 11% वोट आया, मतलब दे आर गोइंग टू बी, अगर सरकार में नहीं आए तो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी तो बन करके इस चुनाव में उभरेंगे ही। तो चलिए, यहाँ पर बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि सीटें कम नहीं होने वाली हैं, लेकिन क्या यहाँ पर एम.के. स्टालिन जो नैरेटिव सेट करना चाहते थे उस नैरेटिव को ही खत्म कर दिया अमित शाह ने? देखिए, नैरेटिव एक दिन में खत्म नहीं होगा और न ही एक दिन में वो नैरेटिव सेट कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया है, पहले तमिलनाडु की सारी पार्टियों की बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक, कि हमारे स्टेट के साथ अन्याय किया जा रहा है, मतलब हमारी सीटें कम कर दी जाएगी। ये भ्रम पैदा किया, जैसे सीए एनआरसी में भ्रम पैदा किया गया होगा जी। परिसीमन को लेकर अभी और हंगामा होगा, क्योंकि अब इसका टाइम तो आ गया। 2026 में जनसंख्या की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद परिसीमन होगा। जैसे 2001 के बाद इसे बढ़ा दिया गया था, 20 साल के लिए बढ़ाया गया। 71 के जनगणना के अनुसार हम लोगों ने सीटें निर्धारित की, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते हुए 25-25 साल करते हुए अब 2026 में लाया गया है कि 2026 में अगर ये जनगणना पहले कोविड के समय में डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इतने लॉकडाउन नहीं होते, तो पहले जनगणना हो गया होता और अभी परिसीमन आयोग का गठन होके ये स्थितियां बदलती नजर आती। इससे पहले ही, ये 2024 के चुनाव से पहले ही हो गया होता, लेकिन अभी हो रहा है। 26 का समय नजदीक आया, उनको चुनाव में जाना है और डीएमके की स्थिति खराब है तमिलनाडु के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस बढ़ाया है, अन्नामलई बैठे हुए नहीं है और अभी डीएमके करप्शन फाइल्स आनी बाकी है, ये विधानसभा चुनाव से पहले आएगी। एआईएडीएमके भी अपने सारे जो दूसरे नेता थे उन लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश किया कि देखो, आगे के चुनावों में हम लोग अगर साथ नहीं आए तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नेगोशिएशन करना है। यानी पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे अलग थलग पड़ गए थे हम लोग, अलग अलग चुनाव लड़े, वैसे नहीं लड़ना है, एक साथ आकर लड़ना है। मतलब विधानसभा में स्टालिन की स्थिति खराब है, इसलिए उनको क्या चाहिए, रीजनल पॉलिटिक्स करना, द्रविडियन पॉलिटिक्स करना। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इन लोगों का अंतिम अस्त्र होता है। और इस कुछ समय में जो हिंदुत्व की लहर दौड़ी है, कार्तिकेय महोत्सव मनाया गया था, उसमें कई जगहों पर हंगामा हुआ, हिंदू संगठन के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, वहां 144 लागू किया गया, धारा 144, कि कोई घर से निकल नहीं सकता है। ये एम.के. स्टालिन कर रहा है। बाहर में खबरें कम आती है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर तो पता है कि क्या क्या चल रहा है। और ये एंटी हिंदू डीएमके के नेताओं को इस बार चुनाव में जवाब दिया जाएगा। तो जो नैरेटिव क्रिएट करने की ये कोशिश कर रहा है कि साउदर्न स्टेट का सीट कम हो जाएगा, सीट तो कम नहीं होगी, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, ये सारे राज्यों की सीटें कुछ बढ़ेगी, जनगणना के अनुसार बढ़ेगी। अब इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि हम तो रीजनल पार्टी हैं, एक स्टेट से बाहर मेरी कोई औकात नहीं है। तो ये सारी रीजनल पार्टियां हैं जो अपने स्टेट के बारे में सोचती है। यहां कोई स्टेट की राजनीति नहीं हो रही, ये देश की राजनीति हो रही है। लोकसभा में आपका रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन लोकसभा में बैठकर पूरे देश पर चर्चा की जाती है, नेशनल इंटरेस्ट की काम होता है। तो इसलिए इनसे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आगे इन लोगों ने एक और हवा दे दिया है। अभी जब डिलिमिटेशन का दौर शुरू होगा तो जम्मू कश्मीर की तरह यहां भी हंगामा करने के लिए एक और समुदाय, मतलब मुसलमान भी बाहर आएंगे कि देखो हमारी सीटों संख्या बढ़ाने घटाने के अलावा जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस होता है उसमें किसी भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी डिलिमिटेशन किया जाता है, मतलब क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना, शामिल करना या उसमें से किसी और से एडजस्ट करना। और ये जो मुस्लिम किलेबंदी चल रही है, हैदराबाद में जैसे किलेबंदी चली, हैदराबाद उस्मानाबाद की सीट को अलग कर दिया गया था पिछली बार, जिसमें हैदराबाद सिर्फ मुसलमानों का हो गया, इसलिए उन जगहों पर जो डेमोग्राफी चेंज होगा उसमें ओवैसी भी उभर कर आएगा, कुछ मुस्लिम लीडर भी उभर कर आएंगे और मुस्लिम राजनीति करने वाली वो पार्टियां भी सामने आएगी कि देखिए हमारा तो डेमोग्राफी खराब हो गया, जहां 70% मुस्लिम होते थे उस लोकसभा सीट पर क्या हो गया, 30%, 32% हो गए हैं। तो अभी परिसीमन आने दीजिए, उसके बाद ये हंगामा और बढ़ेगा। तो साउथ में भी बीजेपी का खौफ, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा विपक्ष जो है वो डरा हुआ है, क्योंकि अब सरकार में हिस्सेदारी बीजेपी की ओर बढ़ गई। देखिए, हिस्सेदारी तो थी ही, पहले से ही थी। किसी कारणवश जो है ये लोग सोच रहे थे कि ज़्यादा लोगों को
तो मुझे लगता है कि जो भागलपुर में मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने कहा होगा, याद दिलाया होगा कि देखिए ऐसा है, कल नड्डा साहब आएंगे, उनसे बातचीत कर लीजिए, जो मंत्रालय जो खाली पड़ा हुआ है वो भरा जाना चाहिए, ताकि और भी जो रीजनल इम्बैलेंस है, कास्ट इम्बैलेंस है कैबिनेट के अंदर, उसको आप बराबर कर लीजिए। डॉक्टर साहब, मिथिलांचल को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये लगातार कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, मिथिलांचल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जी, वो बहुत बुलंद जगह है, वहाँ से हिलने डुलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ सेक्शन को ऐसा लगा कि भाई जो अपर कास्ट के जो परमानेंट वोटर्स हैं जी, उनको जब सत्ता बांटना होता है तो थोड़ा इग्नोर किया जाता है, जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो इग्नोर किया जाता है, डिप्टी सीएम बनाना होता है तो भी इग्नोर किया जाता है। तो वो बुलबुला चल रहा था दिल्ली में। पहले ही हमने कहा था कि जब दिल्ली में जब चुनाव जीतने के बाद हमने कहा था भाई पंकज सिंह को क्यों बनाया जाएगा मंत्री। वन ऑफ द रीज़न वो मिथिलांचल से नहीं आते, वो शाहबाद इलाके से आते हैं जहाँ पे बीजेपी कमज़ोर है, लेकिन यहाँ तो मजबूत थी। तो देखिए, कास्ट के हिसाब से और रीजन के हिसाब से सबको साधने के लिए 7 सीटें इनका कोटा बचा हुआ था, इन्होंने कहा कि भाई दे दो। अच्छा, जेडीयू में अपनी दिक्कत यह है कि भाई वो अगर अभी 4 को बनाएंगे तो बहुत सारे लोग छूटेंगे, तो वहां टूट फूट बचेगा। तो वो नीतीश बाबू ये सोच रहे थे कि अभी उसको टाल दिया जाए, अब चुनाव के बाद देखा जाएगा। जी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं भाई, हमारे कोटे का जितना है उसमें तो हमें बाकायदा हिस्सेदारी चाहिए। तो अभी देखिए, ओबीसी को भी जगह मिल गया, एक राजपूत को भी जगह मिल गया, ब्राह्मण को भी जगह, मतलब ये है कि आप इसमें एक भूमियार को भी जगह मिल गया। तो सारे लोगों को ध्यान में रख करके जो रियल पॉलिटिक्स है वहाँ का, उसको ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया है, ताकि कि कहीं से भी कोई सुगबुगाहट, नाराजगी की वो ना आ सके। बिल्कुल। तो नीतीश कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है उससे विपक्ष को क्या यहाँ पर कुछ डैमेज होगा? देखिए, डैमेज है इसलिए चिल्ला रहे हैं जी। इन लोगों ने कास्ट पॉलिटिक्स शुरू की, लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस के नेता हो, इन लोगों ने बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत ही की थी। कांग्रेस भी वहां जातीय राजनीति ही करती थी, क्षेत्रीय छत्र पैदा करती थी। एक भूमिहार का नेता, एक राजपूत का नेता, एक वैश्य का नेता, एक कायस्थ का नेता, एक दलित नेता, जगजीवन राम उसी में से आते थे। 1-2 नेताओं को ये सामने लाते थे और उसके साथ ही उन जातियों को साधने की कोशिश करती थी कांग्रेस पार्टी। अब उसी चीज को भाप लिए लालू प्रसाद यादव ने, और उन्होंने कहा कि ये कुछ लोगों को दरकिनार करो, संख्या ओबीसी की ज़्यादा है, दलितों की ज़्यादा है, तो इन लोगों को अलग से कास्ट पॉलिटिक्स इन लोगों ने किया और उसके बाद मुसलमान को अपने साथ लाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स करना तो चाहती नहीं, लेकिन मजबूरी ये है कि जब बिहार में यही राजनीति चल रही है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति न करे तो सीटें कहां से आएगी। इसलिए करना जरूरी था कि अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग जातियों के लोगों को मंत्री बनाए। समस्या इन लोगों को क्या है कि अभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन लोगों को लग रहा है चुनाव से थोड़े समय पहले अभी जो मंत्री बना है उसका तो 3-4 महीने तक अपने क्षेत्र में स्वागत ही होता रहेगा। वो घूम घूम कर लोगों को बताते रहेंगे कि देखो हम मंत्री बन गए हैं, तो उस क्षेत्र में तो वर्चस्व और भी बढ़ेगा। तो इन लोगों को समस्या ये हो रही है कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने और अलग अलग सारे जातियों के हैं, तेली हैं, वैश्य हैं, ओबीसी के हैं, भूमिहार हैं, राजपूत है और कुशवाहा भी है, कुर्मी भी है। ये भारतीय जनता पार्टी का कास्ट कॉम्बिनेशन है। ये नीतीश कुमार की बात नहीं है कि कुशवाहा और कुर्मी को उन्होंने अपने कोटे में ही रखा कि इससे कोई मंत्री नहीं बनाया जाएगा। बिहार शरीफ से सुनील कुमार को बनाया गया है, जो पहले जदयू में थे, नीतीश की पार्टी में थे, कुर्मी है, डॉक्टर हैं, और उसके बाद वो उस समय भारतीय जनता पार्टी में आए जब नीतीश ने कांग्रेस के साथ, राजद के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। तो ये जो इक्वेशन बने हैं बिहार के अंदर, उससे राजद और कांग्रेस दोनों को समस्या हो रही है कि अब तो चुनाव आने से पहले ही इन लोगों ने 15-20% सीटें आगे बढ़ा ली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अमित शाह जिस तरह से तमिलनाडु में दहाड़े हैं उससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि शाह ने साफ कर दिया है हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में जीत के बाद अब बारी तमिलनाडु की है, जिससे स्टालिन को अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। इधर बिहार चुनाव में भी बीजेपी की रणनीति से महागठबंधन में हाहाकार मचा है। अब सरकार में भी बीजेपी की हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे विपक्ष बेहाल और बेबस नजर आ रहा है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।